हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल दिल छू लेने वाली स्टोरीज में स्वागत है। आप सुन रहे हैं लेखिका नवजोत कौर द्वारा लिखित कहानी अजीब दास्तां है ये। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। पिछले भाग में आपने सुना कि वरदान कल्पना को लेकर अरमान के घर जाता है और रंजना और विनोद को बहुत कुछ बोलता है। बदले में विनोद उसे कुछ कहने लगता है पर रंजना उसे रोक देती है। वरदान, जो अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले हुए खड़ा था, वो एकदम से रंजना के पास आते हुए ठीक कह रहे हैं, ये सब जानबूझकर किया है मैंने। अब आपको पता चलेगा कि जब किसी की खुशियां छीन लो तो कैसा लगता है। आज आपका लाडला बेटा उसी जगह खड़ा है जहां मेरी माँ खड़ी थी। आज मैंने भी उसकी खुशियां छीन ली है, उससे ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरी माँ की खुशियां छीनी थी। अब महसूस कीजिए उस दर्द को जो मेरी माँ ने महसूस किया था, जो मैं सालों से महसूस कर रहा हूँ। बेहद गुस्से से बोलता है वरदान। ये सुनकर रंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वरदान आज भी उसे गलत समझता है। इतने साल बाद भी वो उसकी नजरों में गलत ही है। वो वरदान के थोड़ा सा करीब जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं बेटा, तुम मुझे गलत। वो अभी इतना ही बोली थी कि वरदान एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचते हुए और रंजना से अपने कदम पीछे लेते हुए, हाथ मत लगाए मुझे, कातिल है आप मेरी माँ की, वो गुस्से से बोलता है। उसकी बात सुनकर विनोद को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से चिल्लाता है, वरदान। लेकिन वरदान आज किसी की नहीं सुन रहा था। वो उतने ही गुस्से से विनोद की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाए, मत, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस पाप में। आप दोनों ने मिलकर मेरी माँ की खुशियां छीनी है, उनको मौत के घाट उतारा है, मुझे मजबूर किया है ये सब करने के लिए, ऐसा बनने के लिए। कितना प्यार करती थी मेरी माँ आपसे, कितना विश्वास करती थी वो आप पर, और आपने क्या किया। फिर वो रंजना की तरफ देखकर, और आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे, वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था वरदान। यहां तक कि उसे ये भी होश नहीं था कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। वही अरमान सिर्फ सोफे पर बैठी कल्पना को देख रहा था, जो कि उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। अरमान से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। उसका इस तरीके से जाना इस बात की गवाही दे रहा था कि वो कितनी बुरी तरह टूट गया है। उसको ऊपर जाते हुए देखकर वरदान रंजना की तरफ देखकर, इसकी हालत देखकर अब आपको एहसास होगा कि जब इंसान टूटता है तो उसको कैसा लगता है, क्या गुजरती है उस पर जब अपने ही धोखा देते हैं। इतना कहकर वो फिर से कल्पना का हाथ पकड़ता है और उसे वापस वहां से ले जाते हुए, चलो यहां से, ये कहता हुआ वो उसे अपने साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से रंजना उसे आवाज लगाते हुए, रुको वरदान। उसकी आवाज सुनकर वरदान के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके साथ साथ कल्पना के भी। वो पीछे मुड़कर रंजना की तरफ देखता है। रंजना जो उसे ही देख रही थी, वो अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते हुए, चलो किसी बहाने से तुमने हमें अपना तो कहा, वो मुस्कुराते हुए बोलती है। 1 मिनट रुको, मैं अभी आए, इतना कहकर वो झट से अंदर कमरे में जाती है और 2 मिनट बाद ही वापस आती है। उसके हाथ में कुछ था जो कि कुसुम से जुड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स था जिसमें कुसुम के कंगन थे। वो उस बॉक्स को वरदान के पास ले जाकर उन कंगन को बाहर निकालती हैं। ये दीदी के कंगन है, उन्होंने कहा था कि जब उनकी बहू आएगी तो वो ये कंगन उसे पहनाएंगी, ये उनकी अमानत है। वो उन कंगनों को वरदान के सामने करते हुए बोलती है। अपनी माँ के कंगन देखते ही वरदान की आंखों में नमी तैर जाती है। वो झट से उन कंगनों को अपने हाथ में ले लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कुसुम का आशीर्वाद उसके साथ है, ना चाहते हुए उसकी आंखों की नमी लुढ़कर उसके गालों पर आ जाती है। अगले की पल वो रंजना की तरफ देखकर, आपका ये एहसान रहेगा मुझ पर जो आपने मेरी माँ की अमानत मुझे लौटा दी, वरना तो आपने मेरी माँ की एक एक चीज पर कब्जा कर ही लिया है। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे कल्पना भी। रंजना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और पीछे पीछे विनोद भी। रंजना का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। विनोद उसको चुप करवाते हुए, रंजना संभालो खुद को, अभी तुम्हें अरमान को भी संभालना है। तुम ऐसे करोगी तो फिर कैसे चलेगा। पता नहीं वरदान कब इस बात को समझेगा कि जो भी हुआ उसके किसी की गलती नहीं थी, ना तुम्हारी ना मेरी, बस हालात ही गलत थे। रंजना आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए, अब कुछ सही नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है। मेरे एक बच्चे ने मेरे दूसरे बच्चे की खुशियां छीन ली, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। इन सब में अरमान का तो कोई कसूर था ही नहीं ना। वो तो वरदान को अपना भाई मानता है, उसकी कितनी इज्जत करता है, लेकिन वरदान ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। वो इतना पत्थर हो गया है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था।
सब कुछ बर्बाद हो गया विनोद, सब कुछ। वो रोते हुए बोल रही थी और रोते रोते वो उसके सीने से लग जाती है। विनोद भी उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो बात अलग थी कि अंदर से वो भी बहुत परेशान था, दुखी था। पर समझ तो उसे भी कुछ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सब कुछ सही करे। ऊपर कमरे में अरमान का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी सदमे में था कि ये एकदम से हो क्या गया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल घूम रहा था जब वरदान कल्पना का हाथ पके हुए अंदर आया था, उसे अपनी पत्नी कह रहा था। और कल्पना का उसे नजरअंदाज करना, ये तो उसे बुरी तरह तोड़ रहा था। उससे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा और रोना एक साथ आ रहा था। वो जितना खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही और उलझता जा रहा था। हम कह सकते हैं कि उसका गुस्सा हर पल उस पर हावी होता जा रहा था और फिर एक वो वक्त भी आता है जब उससे ये सब सहन नहीं होता। गुस्से से भरा हुआ वो उठता है और झट से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए नीचे आता है और सीधा निकल जाता है वरदान के पास उससे सवाल करने के लिए। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों किया उसने ये सब। उसे ये तो समझ में आ गया था कि वरदान ने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन कल्पना ऐसे कैसे कर सकती है। उसकी क्या मजबूरी थी जो उसने वरदान का साथ दिया। बस यही सवाल करने वो उसके घर जा रहा था, बिना ये सोचे समझे कि उसका ये कदम सही होगा या नहीं। उधर वरदान घर पहुंच गया था। पूरे रास्ते उसने कल्पना से एक बार भी बात नहीं की, एक शब्द तक नहीं बोला। बस वो खोया हुआ था अपने अतीत में, अपनी माँ की यादों में और अपनी माँ के कंगन में, जिनको वो अभी भी हाथ में पकड़े हुए था। कल्पना चोरी चोरी उसकी तरफ देख रही थी, पर कुछ बोलने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। फिर वो अपना चेहरा फेर लेती है। उसे पूरी सच्चाई तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ हद तक सच्चाई पता चल गई थी। लेकिन इन सब से भी ज्यादा उसके दिमाग में सिर्फ अरमान चल रहा था। आखिर वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो कैसे नहीं वो उसके बारे में सोचती। जिस तरीके से अरमान अपनी आंसू भरी नजरों से उसको देख रहा था, कल्पना को भी वो सब याद आ रहा था और उसे दुखी कर रहा था। खैर, वरदान उसे लेकर घर पहुंच जाता है। बिना कुछ बोले वो गाड़ी में से बाहर निकलता है और सीधा घर के अंदर। कल्पना भी उसके पीछे पीछे जाती है। वरदान सीधा ऊपर जाता है और अपने कमरे से अटैच स्टडी रूम में। कल्पना को अपने पापा की चिंता हो रही थी, अपनी मम्मी की चिंता हो रही थी। वो भी सीधा ऊपर कमरे में जाती है और अपना फोन उठाकर सबसे पहले अपने घर पर बात करती है। उधर उसके मम्मी पापा भी उसकी चिंता में परेशान हो रहे थे और कल्पना का फोन भी बंद आ रहा था। जैसे ही कल्पना उनको फोन करती है, तभी उसकी माँ झट से फोन उठाकर, कहाँ थी अब तक बेटा? तेरा फोन भी बंद आ रहा था, तुझे पता है ना मुझे यहाँ पर तेरी कितनी चिंता हो रही थी। क्या हुआ? क्या किया उसने तेरे साथ? कहीं उसने तेरे साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया ना? वो एक के बाद एक उससे सवाल करते हुए बोल रही थी और उन सवालों में अपनी बेटी के लिए बेहद चिंता झलक रही थी। कल्पना उसको शांत करते हुए, नहीं माँ, कुछ नहीं किया उसने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि पापा कैसे हैं? ठीक तो है ना वो? और डॉक्टर उनके पास ही है ना? कल्पना को अपने पापा की चिंता हो रही थी, और हो भी क्यों ना। बहुत प्यार करती थी वो अपने पापा से, उन्हीं के लिए तो उसने वरदान से शादी की थी। उसकी माँ उसको बताते हुए, हाँ तेरे पापा ठीक है, तेरे बारे में पूछ रहे थे। अब दवाइयों के कारण सो रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत फर्क है और डॉक्टर भी कल से यही है, एक पल के लिए भी वो तेरे पापा के पास से हिले भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों किया इस लड़के ने? एक तरफ इसने हमें मजबूर किया कि हम तेरी शादी उससे करें, और दूसरी तरफ वो तेरे पापा का इलाज भी करवा रहा है, जबकि इनको फंसाने वाला भी यही है। आखिर हो क्या रहा है ये बेटा? कहीं तेरी इससे कोई दुश्मनी तो नहीं? वो कल्पना से सीधा सवाल करती है। कल्पना अपनी माँ की हालत अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है, क्या पूछना चाहती है। लेकिन इस वक्त वो खुद भी पूरी बात नहीं जानती थी, तो उनको क्या बताती। वो एक गहरी सांस लेकर, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, पर अभी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप परेशान मत हो, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताती हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। बस पापा का ध्यान रखिएगा, जल्दी मैं आपसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। अंदर स्टडी रूम में वरदान अपनी माँ के कंगन को अपने हाथ में लेकर बैठा था और कुछ कहना गहरा सोच रहा था। वो क्या था और क्या बन गया था, इतना कठोर, इतना पत्थर। किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, किसी के एहसास की कोई कदर नहीं। अपनी पूरी जिंदगी खराब कर चुका था ये लड़का, सिर्फ अपनी एक गलतफहमी की वजह से। और उसकी ये गलतफहमी अभी कहाँ तक जाएगी और क्या क्या खराब करेगी, ये उसे अभी अंदाजा नहीं था। 12 बजने वाले थे और ना कल्पना ने कल रात से कुछ खाया था और ना ही वरदान ने।
वरदान तो चलो पहले भी न जाने कितने देर तक भूखा रह जाता था। अपनी परवाही कब करता था वो। कोई अपना होता उसके पास तो उसे समझाता, उसका ख्याल रखता, पर नहीं। कोई नहीं था उसके पास जो उसका ध्यान रखता या उसकी केयर करता या उसको पूरे हक के साथ उसको खाना खिलाता। बाकी जो उसके अपने थे उनसे वो खुद ही दूर हो गया था। हमेशा अकेले रहता आया है, ना खाने का होश ना पीने का। बस जी रहा था बिना किसी मकसद से। इस वक्त भी वो अपनी ही सोच में गुम था। उसे ये भी होश नहीं था कि अब उसके साथ कल्पना भी है, भले ही वो अपना ध्यान ना रखे पर कल्पना का तो रखना है ना। आखिर शादी की है उसने उससे। लेकिन इस बात का एहसास उसे कब होगा? कौन समझाएगा उसको ये सब? और क्या वरदान समझेगा इन सब बातों को? क्या वो समझ पाएगा कि भले जैसे मर्जी की हो उसने उससे शादी तो की है ना। उसका फर्ज बनता है कल्पना का ख्याल रखने का, उसकी खुशियों का ध्यान रखने का। अब बस वरदान को ये बात जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा हो। उधर कल्पना को भी भूख का एहसास होने लगा था। लेकिन उसका मन ही नहीं था कुछ खाने का, और होता भी कैसे, एक ही पल में तो जिंदगी बदल चुकी थी उसकी। जिस इंसान को वो जानती नहीं थी, कभी देखा नहीं, उस इंसान की वो पत्नी बन गई थी। इस बड़े से बंगले में दम घुट रहा था उसका। पर अपनी तकलीफ किससे कहे, वो कोई था ही नहीं उसकी बात सुनने वाला। वो परेशान सी वही सोफे पर बैठ जाती है। इतने में अरमान की गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल होती है। वो जोर से गाड़ी के ब्रेक मारता है और गुस्से से भरा हुआ अंदर आता है। कल्पना, कल्पना, बहुत जोर से चिल्लाते हुए वो अंदर आ रहा था और कल्पना को वो पुकार रहा था। उसकी आवाज कल्पना और वरदान दोनों के कानों से टकराती है। कहीं ना कहीं कल्पना को पूरी उम्मीद थी कि वो वहां पर जरूर आएगा, और इसके लिए वो पहले से खुद को तैयार कर चुकी थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसती है और फिर खुद को मजबूत करके नीचे आती है। जहां गुस्से से भरा हुआ अरमान खड़ा था, कल्पना नीचे आती है और गुस्से से, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने मेरे घर में? वो जानबूझकर ऐसे बोलती है ताकि अरमान की नज़रों में बुरी बन जाए और अरमान उसके लिए अपनी जिंदगी खराब ना करे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वही कल्पना की बात सुनकर, उसका ये रूप देखकर अरमान को एक धक्का लगता है। अब क्या होगा? क्या अरमान को कभी सच पता चलेगा? और क्या कल्पना उसकी नज़रों में खुद को बुरा बना पाएगी? और क्या मोड़ लेगा वरदान और कल्पना का रिश्ता? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी अगले भाग के साथ। धन्यवाद।